Goal, nation's leading institute. Hello students, myself senior faculty Riaz Ahmed from Goal Coaching Institute. I am going to discuss with you all question of physical chemistry. Spot test series, test number 3, NEET, that was held on 31st of January 2026. So let us start the question with question number 47. What question says? The question says equivalent conductivity. Unit is given Simon centimeter square per equivalent. Molarity is given electrolyte sulfuric acid. Molarity is given 1. Specific conductance is also given. So let us write the answer. It's a straightforward question. It's a straightforward question. Equivalent conductivity. We know the expression equivalent conductivity into 1000 upon normality. This is the formula. Equivalent conductivity is equal to conductivity into 1000 divided by normality. And we know what is normality. Normality is equal to molarity into n factor. We all know, हम लोग जानते हैं, जैसे अगर HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, n factor would have been 1, H plus Cl minus, लेकिन H2SO4 डाई बेसिक है, n factor 2, 2H plus H2SO4 को स्प्लिट कीजिए, 2H plus SO4 2 minus, n factor is 2. तो चूंकि यहां पर मोलैरिटी दिया हुआ, तो नॉर्मेलिटी को हटाएंगे, we will write the formula conductivity into 1000 upon normality. Normality means molarity into n factor. n factor is 2. n factor 2 हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का. सॉल्व कर लेते हैं. स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट मींस कंडक्टिविटी इज गिवन 2.6 into 10 to the power minus 1 into 1000 divided by molarity is given 1, n factor is 2. जब इसे सॉल्व करेंगे, the answer will be 1.3 into 10 raised to the power 2. 1.3 यानी 130 आएगा. यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. द आंसर विल बी 1. फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर. 47 आंसर इज 1. ओके, मूव ऑन. अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 47. इट्स क्वेश्चन नंबर 50. वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टूडेंट. And I can assure you that these are very very important question. नीट में ऑलरेडी 2 बार इस तरह का क्वेश्चन आ चुका, फ्रेम हो चुका है ऐसा क्वेश्चन. बहुत ही कंसेप्चुअल है, आसान है नहीं. फैराडे लॉ लगेगा और इसमें कई मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है. स्टार्ट विद द क्वेश्चन. एल्युमिनियम ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम. एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहा है. ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ. फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड इफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड इज दिस मेनी लीटर. पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है ऑक्सीजन गैस का और इसी को कोरिलेट करना है एल्युमिनियम के लिए. तो पहले ऑक्सीजन गैस को यूज करके एक्चुअल नंबर ऑफ फैराडे निकालेंगे. वही इलेक्ट्रिसिटी, वही फैराडे एल्युमिनियम में जब यूज होगा तो कितना मोल एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे. दिस इज द क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऑक्सीजन का बेसिक चार्ज यू नो O2 माइनस. फैराडे लॉ को अप्लाई करेंगे. 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हाफ O2. ऑक्साइड आयन से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालिए. 2 इलेक्ट्रॉन्स, वी नो द थ्योरी, हम लोग थ्योरी जानते हैं. जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही फैराडे. ये 2 फैराडे एंड दिस इज हाफ मोल. देखिए ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन का चार्ज जानते हैं, बेसिक चार्ज -2. O2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ O2. 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 फैराडे. 3 इलेक्ट्रॉन होता तो 3 फैराडे. ये हाफ मोल. Half mole means 11.2 liter. 11.2 liter at NTP condition is given. 11.2 liter. Now, क्वेश्चन में एक्चुअल वॉल्यूम कितना दिया हुआ ऑक्सीजन का? 201.6. 201.6 लीटर अगर है तो फैराडे कितना होगा? तो पहले हम लोग फैराडे निकालेंगे, एक्चुअल फैराडे. तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग. We will do its calculation. How we will solve it? 11.2 liter corresponds to 2 Faraday and 201
0.6 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी फैराडे? इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे. 2/11.2 इंटू 201.6 को जब कैलकुलेशन करेंगे, when you will calculate it, you will get actual number of Faraday is equal to 36 Faraday. ये 36 Faraday आएगा. 201.6 लीटर जब ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो कितना Faraday? The answer is 36 Faraday. अब इसी Faraday को यूज करना है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में. तो एल्यूमिनियम का चार्ज तो हम लोग जानते हैं, Al3 plus 3 electrons. It gives aluminium, 1 mole of aluminium, 1 mole के लिए कितना Faraday? 3 Faraday. It's a very simple logic, very simple concept. और नीट में twice ये इस तरह क्वेश्चन 2 बार नीट में आया. It's a very important. You can note in your copy and you will revise before your NEET examination. Very important. 3 Faraday, 1 mole. Actually we got 36 Faraday. तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3 फैराडे से 1 मोल, 36 फैराडे से, द आंसर विल बी 12 मोल. 12 मोल इज द आंसर. थर्ड ऑप्शन इज द आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. अ वेरी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. ऑक्सीजन में जितना फैराडे इन्वॉल्व हुआ वही यूज करेंगे एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए. वी विल गेट द आंसर. ओके, मूव ऑन. अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. After question number 50, it's question number 53. Ionic conductance of aluminium and sulfate ion are given at infinite dilution. क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि अगर कोलरॉस लॉ लगाएंगे तो एल्युमिनियम सल्फेट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी बताइए. तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला. इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 whole 3. This is the formula. Molar conductivity at infinite dilution for aluminium ion and molar conductivity at infinite dilution for sulfate ion. और नंबर ऑफ मोल पे नजर रखेंगे. एल्युमिनियम इज 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. SO4 इज 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. एल्युमिनियम वैल्यू इज x यानी 2x. y सल्फेट आयन का वैल्यू y के टर्म में, और 3 मोल है 3y. So 2x plus 3y. Option 2 is the answer. Straight forward question. कोलरॉस लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है कोलरॉस लॉ में दिया हुआ एसिटिक सोडियम एसीटेट का NaCl का HCl का पूछा गया एसिटिक एसिड कितना इंपॉर्टेंट है. 2-3 बार तो नीट में आया. उस क्वेश्चन को भी आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे. कोलरॉस लॉ इज अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट. ओके, मूव ऑन. अनदर क्वेश्चन. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 53, it's question number 56. Degree of dissociation is, it's a straightforward question, student. Degree of dissociation, molar conductivity at a particular concentration upon मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये तो बहुत ही इजी है और बहुत ही, ये भी नीट में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन इस तरह का. मोलर कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. और एक चीज याद रखिएगा, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है. डिनोमिनेटर का जो मोलर कंडक्टिविटी ये ज्यादा होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो ज्यादा वाला मोलर कंडक्टिविटी ये हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन. क्वेश्चन पढ़िए. द मैक्सिमम वैल्यू मोलर कंडक्टर, मैक्सिमम वैल्यू ये दिया हुआ 250 अधिकतम वैल्यू, और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ये वैल्यू है 50. इसको सॉल्व कर लीजिए. 50 अपॉन 250 1/5 0.2 is the answer. Second option is the answer. It's straightforward question. Second option is the answer. Okay, move on. Another question. These are concept based question. After 56, it's question number 59. Such questions are also important. इसमें theory, you know what is the theory behind it. सबका SRP वैल्यू दिया हुआ. देखिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. थ्योरी ये है, थ्योरी
जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे कम वो सबसे ऊपर। जरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्योरी को याद कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिथियम एट द टॉप, लिथियम सबसे ऊपर, ई नॉट का वैल्यू एसआरपी वैल्यू सबसे कम -3.05, फ्लोरीन सबसे बॉटम में, एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा +2.87। तो यहां पर इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे कम उसको सबसे ऊपर रखेंगे। सबसे कम वैल्यू, तो सबसे कम वैल्यू जो है इट सीम्स दैट इज ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम इज एट द टॉप। आफ्टर पोटेशियम it's magnesium, then it will be chromium, yeah, -0.74. After chromium, you see it is mercury, and at the end it's silver. थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसका ई नॉट का वैल्यू सबसे कम वो सबसे ऊपर, और जो सबसे ऊपर होगा दैट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसके पास है? पोटेशियम। पोटेशियम मैग्नीशियम को भी रिड्यूस करेगा, क्रोमियम को, मरकरी को और सिल्वर को। मैग्नीशियम क्रोमियम को, मरकरी को, सिल्वर, इन सबको रिड्यूस करेगा। अब मरकरी सिर्फ सिल्वर को रिड्यूस करेगा, सिल्वर किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन सिल्वर सबसे ऊपर है, वो किसी को रिड्यूस तो नहीं करेगा, लेकिन सिल्वर सबको ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन क्वेश्चन में रिड्यूसिंग पावर पूछा जा रहा है, तो आंसर तो बहुत ही सिंपल है, जिसका ई नॉट का वैल्यू सबसे कम वो सबको रिड्यूस करेगा। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, then it comes chromium, mercury, silver. The answer will be A. First option is the answer. First option is the answer. Theory को याद रखेंगे. Okay, move on. Another question. After question number 59, it's question number 61. Question number 61. तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के जरा फॉर्मूला को याद कीजिए। के का फॉर्मूला स्टूडेंट, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए बाई ए नॉट। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर की बात की जाए, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग बेस 10 ए नॉट, ए ले लेते हैं, ए नॉट माइनस एक्स, ए ले सकते हैं, ए हम ए नॉट ले लिया, आप ए ले लीजिए और इसको सॉल्व करेंगे। के टी बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए माइनस लॉग बेस 10 ए माइनस एक्स, लॉग ए माइनस एक्स को इधर लाते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग बेस 10 ए। तो लॉग ए माइनस एक्स की अगर हम लोग बात करें, जस्ट अ मोमेंट, लॉग ए माइनस एक्स अपॉन टाइम, देख लीजिए लॉग ए माइनस एक्स अपॉन टाइम का अगर स्लोप ड्रॉ करेंगे, इफ वी ड्रॉ द स्लोप, वी ड्रॉ द ग्राफ, देन वी विल गेट स्लोप ऑल्सो। लॉग a माइनस एक्स अपॉन टाइम, लॉग a माइनस एक्स अपॉन टाइम, देख लीजिए ये टाइम नेगेटिव, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। द नेचर ऑफ ग्राफ विल बी लाइक दिस, दिस इज द आंसर। तो द पॉइंट इज, तो ग्राफ के एक एक फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, ईच एंड एवरी फॉर्मूला। तो दिस वन a माइनस एक्स अपॉन टाइम, ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आर, फर्स्ट ऑर्डर ए आर। Then comes second order reaction, second order reaction के फॉर्मूला को अगर याद कीजिए, आई एम राइटिंग सेकेंड ऑर्डर एक्सप्रेशन हियर, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखेंगे हम के टी 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए नॉट, 1 बाई ए इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाई ए नॉट। तो फॉर्मूला का याद रहना बहुत जरूरी है। सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, के टी 1 बाई ए हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए नॉट हो गया फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1 बाई ए और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये इंटरसेप्ट है, तो थोड़ा ओरिजिन को छोड़कर द ग्राफ विल बी लाइक दिस, वेट, वन बाई ए अपॉन
देख लीजिए 1 by a और टाइम, दिस इज द आंसर। सेकेंड ऑर्डर का ये हो जाएगा आंसर, सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है ये, 1 by a और टाइम, इंटरसेप्ट थोड़ा सा वो गैप को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे, दिस विल बी द आंसर। बी का पी हो गया स्टूडेंट, थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ लाइफ का मेमोराइज कर लेना है। सी का आंसर विल बी क्यू। फर्स्ट ऑर्डर, दो ऑप्शन से तो निकल गया, तो दैट इज द आंसर। दिस वन ए फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द ए आर सेकेंड ऑर्डर, दिस वन दिस इज द सेकेंड ऑर्डर ग्राफ, और जो बच गया वो थर्ड ऑर्डर। तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग भी आता है एग्जाम में, वो सब ध्यान रखेंगे। ओके, मूव ऑन। केमिकल काइनेटिक्स से तो हर साल क्वेश्चन आता है नीट एंट्रेंस में, ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। ओके, so this was question number 61. After question number 61, let us see question number 64, theory based question. What question is telling? Which of the following solution will have highest molar conductance? Molar conductance means molar conductivity, and we know the formula, conductivity into 1000 upon m. हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी के लिए मोलैरिटी सबसे कम होना चाहिए, तभी तो मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, यानी मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन कम, मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा, तो इन सभी में सबसे कम कंसंट्रेशन ये 1 है, ये 0.5, ये 0.3, ये सबसे कम मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन 4 इज द आंसर। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। After question number 64, move on. It's question number 67. Okay, efficiency का जिक्र हो रहा है। efficiency का फॉर्मूला डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। इस क्वेश्चन में एंथैल्पी चेंज दिया हुआ, तो सबसे पहले वी विल फाइंड Gibbs free energy change, efficiency into delta H. Efficiency question में लिखा हुआ 84%, efficiency is 84% given in question। 84% means 0.84, 84%, 84 upon 100, 0.84. delta H is given minus 285 किलोजूल, 1000 से गुना कीजिए, -285 इंटू 1000, ये निकालेंगे हम लोग डेल्टा जी। अब आइए n का वैल्यू, जरा रिएक्शन को देखिए गौर से। A से बना A2 प्लस ऑक्सीडेशन 2 इलेक्ट्रॉन, B2 प्लस से बना B 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो n को भी निकालना जरूरी है। n is 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इज 2। क्वेश्चन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, डेल्टा जी माइनस 0.84, तो ई नॉट हम लोग को पूछा जा रहा है। ई नॉट इज इक्वल टू, द फॉर्मूला विल बी डेल्टा जी डिवाइडेड बाय एन इंटू एफ। डेल्टा जी माइनस में 0.84, माइनस माइनस यहां कैंसिल हो जाएगा, 0.84 इंटू माइनस 285 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 2, फैराडे कांस्टेंट 96500। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, द आंसर विल बी 1.24 वोल्ट। ध्यान रखेंगे किलो जूल में दिया हुआ था, इसको जूल में लाएंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला को मेमोराइज कर लीजिए, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच, तो इससे डेल्टा जी निकलेगा, और गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ई नॉट को। द आंसर विल बी 1.24। रेस्ट इस कैलकुलेशन यू डू बाय योरसेल्फ। ओके, मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। आफ्टर 67, इट्स क्वेश्चन नंबर 69, प्लॉट ऑफ लॉग की। ओके, अरेनियस इक्वेशन का यहां पे जिक्र हो रहा। प्लॉट ऑफ लॉग के अगेंस्ट 1 अपॉन टेम्परेचर इज लीनियर एंड द एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस प्लॉट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन वी हैव टू राइट लॉग के, पहले लॉग का फॉर्मूला लिखेंगे। अरेनियस इक्वेशन वी नो, A इज इक्वल टू A E, जस्ट अ मोमेंट,
Arrhenius equation K is equal to A into E minus EA upon RT. We know the symbol meaning. This is rate constant, this is frequency factor जिसको pre exponential factor भी बोलते हैं, activation energy, universal gas constant and temperature. K और टेम्परेचर बदलेगा, कांस्टेंट बदल जाएगा. ये आर्हेनियस ने सबसे पहले कहा था. टेम्परेचर चेंजेस, रेट कांस्टेंट K चेंजेस. तो फॉर्मूला वी आर गोइंग टू राइट log K base 10 माइनस EA. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू नो ये सब तो रटना पड़ेगा. फॉर्मूला का रिवीजन बहुत जरूरी है. माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT प्लस लॉग बेस 10A. तो स्टेटमेंट 1, फर्स्ट स्टेटमेंट, प्लॉट ऑफ लॉग K अगेंस्ट 1/T. देखिए तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ये लॉग K 1 टेम्परेचर, लॉग K 1 टेम्परेचर, तो log K 1 बाई टेम्परेचर, स्लोप हो जाएगा माइनस EA बाई 2.303 R. अगर आप स्लोप निकालेंगे तो माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 R. इक्वेशन सही बोला है, स्टेटमेंट सही बोला जा रहा. log K और 1 बाई टेम्परेचर को यूज करेंगे. ये लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, और इसको यूज करके हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. स्टेटमेंट सही है. आगे बढ़ते, ये दिया हुआ रीजन K इज इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT. द आर्हेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट. ये भी सही है. टेम्परेचर बदलेगा तो K बदल जाएगा. ये K जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है. बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन. बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा 1. फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर. ओके, मूव ऑन. अनदर क्वेश्चन. पहला ऑप्शन होगा इसका. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 69, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है. Let us solve this question. क्वेश्चन में बोला जा रहा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस. पहले प्रेशर था 1 atm, अब ये बढ़कर हो गया 100 atm और H प्लस आयन को कांस्टेंट रखा जा रहा. तो इन वोल्टेज निकालना है, सेल पोटेंशियल. नर्स्ट इक्वेशन वी ऑल नो. व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? E इज इक्वल टू .059 अपॉन N log base 10 reaction quotient Q. ओके, सबसे पहले फर्स्ट केस, हाइड्रोजन गैस, इट गिव्स 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्वेश्चन में दिया हुआ प्रेशर, फर्स्ट केस में प्रेशर कितना लेना है? 1 atm. तो हम पहले E निकालेंगे. E नॉट वी नो, हाइड्रोजन के लिए E नॉट का वैल्यू 0 माइनस 0.059 अपॉन N. N का वैल्यू 2 लॉग बेस 10 क्यूब. प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 1 मोल पर लीटर, अब प्रेशर भी 1, और लॉग 1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0. तो फर्स्ट केस में ये 0 हो गया तो ये सब फैक्टर खत्म हो गया. E का वैल्यू आया 0. अब आते हैं सेकंड केस में. नाउ प्रेशर 1 से बदल कर हो गया 100. सेम रिएक्शन में अब हम लोग प्रेशर ले लेंगे. ये जो प्रेशर देख रहे हैं ना, दिस प्रेशर, अब हम लोग लेंगे 100 atm. अब सेकंड केस में 100 लेंगे, पहले था 1 atm. कंसंट्रेशन इज सेम. E का वैल्यू E नॉट तो 0 माइनस 0.059 अपॉन N का वैल्यू 2 इंटू लॉग बेस 10 Q. अब पहले प्रोडक्ट तो 1, प्रोडक्ट इज 1. स्टूडेंट मोलैरिटी 1 दिया हुआ तो 1 लेंगे. अब प्रेशर है 100, इसको सॉल्व करिए. माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और ये 10 पर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 बेस 10. log 10 बेस 10 कैंसिल. माइनस 0.059 बाई 2 इंटू माइनस 2, minus cancel, and the answer is plus 0.59. First option is the answer. Let us move on another question. It was a Nernst equation. Okay, move on another question. After question number 71, question number 72. Consider the voltaic cell. अब आते हैं next question में. Consider a voltaic cell based on these half cells. SRP वैल्यू दिया हुआ. आइडेंटिफाई द एनोड एंड गिव द वोल्टेज ऑफ दिस सेल. माने एनोड और कैथोड को पहचानिए और इसका
ई नॉट का फॉर्म वैल्यू निकालिए, पोटेंशियल का वैल्यू निकालिए। सबसे पहले तो एसआरपी में आते हैं, थ्योरी को याद कीजिए, जिसका एसआरपी वैल्यू कम वो ऊपर, इन दोनों में कैडमियम विल बी एट द टॉप और सिल्वर विल बी एट द बॉटम। कैडमियम से ऑक्सीडेशन जो जिसका ई नॉट का वैल्यू कम वो ऊपर रहेगा, ई नॉट का वैल्यू कम इट विल बी एट द टॉप, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा सिल्वर की ओर, मींस एनोड का काम करेगा कैडमियम और कैथोड का काम करेगा सिल्वर। तो एक चीज तो श्योर हो गया हम लोग, क्वेश्चन ने बोला एनोड, एनोड कैडमियम, अब 3 और 4 में सेलेक्ट करना है। रिएक्शन को देखिए, पहले एनोड की बात करें हम लोग, लेट अस टॉक अबाउट एनोड, कैडमियम Cd2+ और ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन कैडमियम, चूंकि एनोड का काम करेगा, एनोड का काम इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, कैडमियम से इलेक्ट्रॉन निकला, कैडमियम Cd2+ में कन्वर्ट हुआ, कैथोड विल गेन इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका होगा, सिल्वर आयन। ये रिएक्शन को पहले समझिए, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Ag, दिस इज द नेट रिएक्शन, एनोड कैडमियम। अब हम लोग ई नॉट निकालेंगे, वी नो द फॉर्मूला, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पर किसका रिडक्शन, सिल्वर, और सिल्वर का एसआरपी वैल्यू इज गिवन 0.8 माइनस 0.4, जब इसको सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 1.2 वोल्ट। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, कैडमियम विल टेक पार्ट एट एनोड and its E naught value will be 1.2 volt. Third option is the answer. Third option is the answer. Okay, move on, another question. Now student, another question. Question number 73. The mechanism of the reaction 2NO plus 2H2 gives N2 plus H2O. Question says, ये reaction दिया हुआ है, इसका mechanism दिया हुआ है, slow and fast reaction. हम लोग जानते हैं रेट लॉ किस पे डिपेंड करेगा, रेट लॉ डिपेंड्स अपॉन स्लोएस्ट रिएक्शन। तो रेट लॉ, दिस इज द स्लो रिएक्शन, इफ वी टॉक अबाउट रेट लॉ, R इज इक्वल टू K NO रेज टू द पावर 2 H2 पावर 1। ऑप्शन में आते हैं क्या क्या बोला जाए, ऑप्शन ए में देखिए दिया हुआ NO पे पावर 2 और H2 पे पावर 2 दिया हुआ, गलत है, पावर 1 होना चाहिए, ऑप्शन 1 को हटाएंगे, ये भी गलत हो गया, H2O2 पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, H2O2 को हटाएंगे क्योंकि रेट लॉ में NO दिया हुआ, NO। आगे बढ़ते हैं, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन of H2 keeping concentration of NO constant, the rate will become double. हाइड्रोजन ये पावर 1 है, हाइड्रोजन को डबल करेंगे तो रेट डबल ही हो जाएगा, 2 raised to the power 1, यहां पे 2 लगा, ये पावर 1 तो 2 ही हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 तो ठीक लग रहा है। थर्ड ऑप्शन सेज ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कीपिंग NO constant, the rate will become double. This is absolutely correct, ये सही स्टेटमेंट है। अगर हम इसको डबल करेंगे, इसको कॉन्स्टेंट करते हुए, तो रेट डबल ही होगा, ये तो ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2NO is C0 आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन ऑफ N2 is X, ये इसमें कोई सिमिलैरिटी कुछ दिख नहीं रहा है इस स्टेटमेंट में। आंसर मिल चुका हम लोग को, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, दिस इज द आंसर स्टूडेंट। ओके, मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। After question number 73, let's see another question. Just a moment. After question number 73, it's question number 76. Okay, very concept based question, student. The rate constant K का वैल्यू जरा यूनिट पे गौर कीजिएगा, पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर दिया हुआ, तो रेट कांस्टेंट K का यूनिट अगर पर मिनट है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर को दर्शा रहा है, इट रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो K का वैल्यू दिया हुआ 3 into 10 raised to the power -3 पर मिनट, और आगे अगर आप बढ़िए, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, सेकंड में एक जगह, सेकंड में एक जगह, मिनट में, तो मिनट को पहले हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 3 into 10 पर -3। देखिए कैसे कन्वर्जन होता है, कुछ बच्चों का बेसिक मैथमेटिक्स इज नॉट गुड। पर मिनट, मिनट को नीचे ले जाइए, अब हम मिनट को सेकंड में लाएंगे, 3 into 10 पर -3, 1 मिनट सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, 1/20, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/6, 1/2, 0.5
into 10 to the power minus 4 per second. This will be the calculation. Let us check the calculation first. One more time. 1 minute 60. 3 by 6. 1 by 2. 1 by 2 means 0.5. Yeah, it's correct. Now, फर्स्ट ऑर्डर का जिक्र हो रहा है इस क्वेश्चन में. फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकला? यूनिट से निकला. ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा था. आर का फॉर्मूला लिखिए. आर इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट इज H2O2 रेज टू द पावर 1. H2O2 निकालना है. कंसंट्रेशन H2O2, कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है H2O2 का. तो R अपॉन के, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ 2 इंटू 10 पर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और के आया हम लोग का 0.5 इंटू 10 पर माइनस 4 पर सेकेंड. माइनस फोर को काटिए, पर सेकेंड काटिए. 4 आ जाएगा, देख लीजिए. पॉइंट हटाइए, यहाँ 20 by 5 4 इज द आंसर. 4 मोल पर लीटर. इस कंसंट्रेशन पर ये सब वैल्यू आया. All questions are very important for your upcoming NEET examination. Move on. Another question. After question number 76, it's question number 78, I think. Yeah, it's question number 78. Yes, another conceptual question. In which of the following EA of backward reaction is more than EA of forward reaction? पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे. एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन minus activation energy in backward direction. Question says, in which of the following EA of backward reaction is more? अगर EA backward direction का ज्यादा होगा, सुन लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा. It means EA of forward direction will be less. क्वेश्चन में बोला जा रहा क्लियरली EA of backward reaction is more greater than EA of forward reaction. अगर ये ज्यादा होगा और ये कम होगा तो डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए. नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक. देख लिए एक्सोथर्मिक सिर्फ डेल्टा H नेगेटिव सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन में दिया हुआ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन में डेल्टा H नेगेटिव दिया हुआ. तो अगर ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, यही क्वेश्चन में बोल रहा, तो डेल्टा H क्या होना चाहिए? नेगेटिव. इफ डेल्टा H इज नेगेटिव, एक ही ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ जिसमें डेल्टा H नेगेटिव है, दैट इज फर्स्ट. इसलिए इसका आंसर विल बी 78. द आंसर विल बी 1. अगर एंडोथर्मिक होता ना तो तीनों दो हो सकता था, 2B और 3B. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. ओके, move on. Another question. After question number 78, it's another question. Let us see question number 80. Yeah. Question number 80. इसमें हम लोग बिना पेन छुए भी बना सकते हैं. You can solve without touching the pen. Such question. देखने में टफ लगता है लेकिन है बहुत इजी. और एनसीईआरटी में तो एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ जो नीट आईटी दोनों में रिपीट हुआ. एनसीईआरटी में जो टेबल वाला क्वेश्चन उसको बना लीजिएगा. ओके, लेट अस सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कंसंट्रेशन ए और बी. देखिए तो जरा गौर से, ए के कंसंट्रेशन को बदल रहे हैं, रेट में कोई बदलाव नहीं. थोड़ा दिमाग लगा जाए, अप्लाई द ट्रिक. ए के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट में चेंज हुआ ही नहीं, नो चेंज. ए के बदलने से रेट में कोई चेंज नहीं. इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ए पे पावर हो जाएगा 0. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ए के कंसंट्रेशन को हम डबल किए और इसको कांस्टेंट रखें बी को, तो रेट चेंज हुआ ही नहीं. इसका मतलब ए पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी सिर्फ बी पे डिपेंडेंट है. सिर्फ बी पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब दो ही ऑप्शन बचा. अब ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, इन दोनों में सेलेक्ट करना. बी पे केवल निर्भर करे. आगे बढ़ते हैं. अब इसमें आगे देखिए वैल्यू क्या दिया हुआ. अगर हम बी की बात करें, अब बी के कंसंट्रेशन को ट्रिपल किए तो देख लिए, तो इसको डिवाइड करिए 2 इंटू 2. इसको फर्स्ट वन और थर्ड वन को डिवाइड करेंगे. 2 इंटू 10 पर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10 पर माइनस 3. पॉइंट हटाइए, यहां 10 लगाइए, 10 पर माइनस 3 और ये कैंसिल, 1/9 आएगा स्टूडेंट. ये 1/9 और इसको डिवाइड करेंगे 1/3. 1/3 1/9 पावर लगाइए तो पावर हो जाएगा 2. देखिए तो इन दोनों को डिवाइड करिए 1/3 और यहां पर है 1/9, तो इसका मतलब यहां पे पावर क्या देना पड़ेगा? पावर देना पड़ेगा आपको 2, यानी बी पे पावर हो गया 2. तो ऐसा क्वेश्चन बिना पेन छुए बना सकते हैं. ऐसे तो एक दूसरे से डिवाइड करिए तब भी आंसर आ जाएगा. इसको नीट के लिए तो
ट्रिक बहुत जरूरी है। तो ट्रिक ये है कि ए के कंसंट्रेशन को बदल रहे हैं, रेट नहीं बदला, ए पे पावर हो जाएगा 0, तो ए को ऐसे हटा दीजिए। अब आइए इन दोनों को डिवाइड करिए, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि सेम है। अब सेकंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे, यहां 1/3 और यहां आएगा 1/9। 1/3 पे पावर क्या लगाएंगे कि 1/9 आएगा, तो 2 लगाएंगे तो आंसर आ गया, सेकंड ऑर्डर। फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। ओके, दिस वाज ट्रिकी क्वेश्चन। मूव ऑन, वन मोर क्वेश्चन इज देयर। Question number 87, statement based question. There is no exchange of internal energy in cyclic process. अब जानते हैं ये स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर। जहां से शुरू किए अगर वापस आ जाते हैं वहीं पर इनिशियल, पानी को 30 डिग्री सेल्सियस पे ले जाइए, खोलाइए, भाप बनाइए, फिर वापस ले आइए, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, 0। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू इज 0, डेल्टा यू इज 0। इन साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्टेट। बात सही है, जहां से शुरू किए वहीं वापस आ जाएंगे। जहां से स्टार्ट किए, पानी को गर्म किए, हम खोला कर ले गए 80 डिग्री पर 30 डिग्री से, फिर भाप बनाए, फिर वापस ले आए 30 डिग्री पर। ये साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा यू 0 और ये ओरिजिनल स्टेट में चला आया। तो जरा स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is also true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option 1 is the answer. Option 1, first option is the answer. Okay, I hope you all understood the explanation of physical chemistry. Okay, students. Okay.